नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। करियर आज के समय में युवाओं के लिए बहुत एक सेंटर ऑफ एक्शन बन गया है, बहुत चिंता का विषय बन गया है। 12वीं पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद युवाओं में सबसे बड़ी चिंता होती है कि वो किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। और इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन के हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। तो हम तो दर्शकों को बता दें कि पांडे साहब जो हैं वो EMMRC यानी एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर हैं, जो कि UGC CEC का एक संस्थान है, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में जर्नलिज्म विभाग के प्रोफेसर भी हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आधुनिक युग में युवाओं को करियर की चिंता होती है, तो उनके क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? और जैसे कि जहाँ तक कैरियर के लिए बात है, अभी UGC का पूरा प्राइम फोकस ऐसा है कि हमारे अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जब बना, NEP में भी वही प्राइम फोकस है कि बच्चों को पढ़ने का जो सिलेबस का जो डिज़ाइनिंग होता है, वो डिज़ाइनिंग का जो फ्रेमवर्क ऐसा हो ताकि ये एम्प्लॉयबल हो। बिल्कुल। तो पहला बात तो है कि गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि जो सिलेबस बने, सिलेबस एम्प्लॉयबल होने चाहिए। उसमें फोकस ये रहना चाहिए कि बच्चा वहाँ पढ़ने के बाद में उसका जो स्किल इम्बाइबमेंट होता है, वो स्किल बेस्ड एम्प्लॉयबल प्रोफेशन होना चाहिए। तो इसी दिशा में मेरा जो पेरेंट डिसिप्लिन जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, ये एक अभी ग्रेजुएशन के बाद में या +2 के बाद में जो बच्चों के लिए जो फोकस है, एक करियर ये भी है, एक प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो बच्चे हमारी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में दाखिला लेते हैं, उसके लिए जो एवेन्यूज़ जो होता है, कैरियर सेंट्रिक जो एवेन्यूज़ है, उसमें से जैसे कि एक है कि पब्लिक रिलेशंस एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये एक ऐसे सब्जेक्ट कोर्स को ये लाइन है, एवेन्यू है, जिसके माध्यम से बच्चों का जो स्किल इम्बाइब होता है, उसके बाद जो डिग्री लेते हुए जो मार्केट में जाते हैं, तो ये इवेंट मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन में एक अच्छा खासा कैरियर उसके लिए दिखाता है। दूसरी बात है कि जैसे हमारी एक है कि हमारा IIS ग्रेजुएशन कर लेने के बाद में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये एक ऐसे बहुत से बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, अप्लाई भी नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ ये है जिसमें कि मास्टर्स करने के बाद में बच्चों को इस लाइन में अप्लाई करनी चाहिए। एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कैरियर बन सकता है इसमें से। तीसरा बात है जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जो जर्नलिज्म की जो एज है अभी, इसमें बच्चों को एक छोटी सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में भी इसका जो स्किल बेस्ड जो सिलेबस सेंट्रिक जो प्रोफेशनलिज्म जो है, बच्चों को अच्छी खासी नौकरी दिलाने में मदद करता है। एक है ये कैरियर, ये हो गया। मेरे डिसिप्लिन से मैं हट के कहूँ तो जैसे कि एक है कि बच्चों के लिए ग्रेजुएशन कर लिए या +2 ख़त्म होने के बाद में आगे ग्रेजुएशन में आगे, तो उसी समय से ही फोकस कर ले कि मेरा कौन सी लाइन में जानी है। अगर एकेडमिक में जानी है तो लेट द फोकस बी क्लियर कि मुझे मास्टर्स करनी है, ग्रेजुएशन करनी है विथ ऑनर्स ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट की चयन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि वो प्रोफेशन सेंट्रिक हो, बिल्कुल एम्प्लॉयबल हो, स्किल बेस्ड हो। एक बात इसमें और भी है कि ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, उसके बाद पास छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहाँ से छोड़ देते हैं, फिर भटकने लगते हैं। ऐसा नहीं, अगर एकेडमिक में फोकस करनी हो तो आपका एजुकेशन में एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप मैं हमेशा अपने बच्चों को ये दिशा निर्देश दिखाता हूँ कि आपके मास्टर्स हो गया, मास्टर्स करने के दौरान ही, ताकि आपको करने के बाद सोचना नहीं चाहिए, करने के बीच में ही आप यू अपीयर फॉर UGC नेट JRF। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का UGC का इतना सुंदर प्रावधान इसमें है कि आप ये क्वालिफाई करें, सालाना तनख्वाह सैलरी जैसे अच्छा खासा नौकरी 35,000 तक तनख्वाह, उसके साथ में HRA 7,500 रुपये का ये मिलता है। बाकी आपकी कॉन्टीजेंसी ग्रांट है, सालाना अच्छा खासा पैसा है। लेकिन सर वो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सॉरी हर सब्जेक्ट में है, आप हर सब्जेक्ट में हैं, लेकिन आपको एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि UGC JRF आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी पढ़ने के दौरान ही कर लेते हैं, तो ख़त्म होते ही जैसे लगता है बच्चों को ना, हम डिग्री ख़त्म हो गया, हम कहाँ जाएँ, क्या करें, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर डिग्री ख़त्म होते ही आपको जो पैसा यहाँ फेलोशिप के हिसाब से मिलने लगे, ये सम्मान के साथ में,
पीएच डॉक्टरेट करने के लिए, तो आप तो एक दिशा में तो डॉक्टरेट कर रहे हो, दूसरी दिशा में आपको घर में हाथ बटाना नहीं पड़ेगा। आपको जो महसूस होता है कि मैं कहीं समुद्र में डूब रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, मुझे किनारा नहीं मिल रहा है, तो आपके पास पैसा आएगा जब, तो दिमाग की जो ज्ञान की जो बत्ती है खुलता है, रास्ता दिखाता है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये जाना है, ये कॉम्पिटिटिव में मुझे अपने आप को पॉलिश करनी है। क्योंकि हम बच्चे जब ग्रेजुएशन के बाद में पीजी में आते हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के शिक्षक हूँ, तो बच्चे जब ग्रेजुएशन खत्म करके पीजी में आते हैं तो एक रॉ प्रोडक्ट के हिसाब से आते हैं, तो हम वो रॉ प्रोडक्ट को हम पॉलिश करते हैं। ये 2 साल 4 सेमेस्टर के माध्यम से हम बच्चों को ये रॉ प्रोडक्ट से एक क्वालिटी एंड मार्केट सेंट्रिक सेलेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि वो जो स्किल इम्बाइब होता है दैट वुड बी सेलेबल। मार्केट में जाते ही डिग्री को अपनी दीवार में लटकाने के बजाय वो सर्टिफिकेट को बेचते हुए वो अपना जीविका निर्वाह कर सकें, हम उसको इसी लायक बनाने की कोशिश करते हैं। एक हमेशा मेरा एक सलाह बच्चों के लिए और भी है कि जो यूपीएससी ये एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोफेशन है, फ्लैगशिप। मैं एकेडमिक के बाद में मैं तो दूसरा ये लाइन बताऊंगा बच्चों को कि ये कैसे फ्लैगशिप कैरियर है। बच्चे डरते हैं, नहीं मुझे होगा नहीं, मुझसे नहीं, क्यों नहीं होना है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितना है जैसे है वो भी ऐसी है। चीज़ें क्या होता है ना, बच्चे फोकस्ड नहीं रहते हैं, डगमगाने लगता है, क्योंकि जो अनसर्टनिटीज जो इसके साथ में टैग्ड है उसको ज़्यादा बच्चे उसमें ध्यान दे देते हैं, इसीलिए वो लाइन में जाने के डरते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है, ऐसा है ही नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस भी तो नहीं है। आप पढ़ो, फोकस करो, जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो गया आपके पास में आपको लाइन खुल गया यूपीएससी के लिए, इतना फ्लैगशिप कैरियर है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए ना, आपका दशा एंड दिशा दोनों एक ही लाइन में जानी चाहिए। बिल्कुल। सब्जेक्ट Selecting a subject is very important for cracking a UPSC. Optional subject. ये आपको दोनों में बीच में कोहेसिव मैच होने चाहिए। तो साहब, आप मास कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया इन दोनों के एक्सपर्ट हैं, दोनों में गवर्नमेंट मीडिया में अच्छी पोजीशन संभाल रहे हैं। मल्टीमीडिया में क्या क्या स्कोप्स हैं नए छात्रों के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आजकल सबसे बड़ी अच्छा खासा लुक्रेटिव प्रोफेशन है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, एक अच्छा खासा एनिमेशन एंड गेमिंग ऑल्सो, ये कुछ ऐसे लुक्रेटिव पॉकेट्स है जहाँ पर बच्चों को अगर थोड़ी सी हाथ में स्किल आ गया तो पेट के लिए कमी नहीं रहता है। क्योंकि गेमिंग के बारे में ऐसा कहा था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला जो एक इमर्जिंग प्रोफेशन है, ये इमर्जिंग प्रोफेशन है, इमर्जिंग एंड लुक्रेटिव प्रोफेशन है। 36% की ग्रोथ है उसकी पर एनम। और तो गेमिंग के लिए सरकार क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध करा रही है? देखिए, ये कि इमर्जिंग प्रोफेशन है एंड गेमिंग को भारत सरकार अभी ही कुछ 1-2 साल में सीरियसली लिया है चीज़ को। इसके लिए दिशा अभी गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसी ड्राफ्टिंग भी किया है गेमिंग के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी जुड़ा हुआ था। तो उसी के चलते लोगों को एक सही एंड कॉन्क्रीट डायरेक्शन के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्टिंग भी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। कुछ हिस्सा उसमें निकाला भी गया, छोड़ा भी गया है। तो ये एक जो बाइडिंग गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस बना रही है फ्रेमवर्क में। अच्छा, बाकी चीज़ें क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन उस दिशा में नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा कहने से मैं, क्योंकि अभी ये भी एक प्रिलिमिनरी स्टेज में है। जब तो ये फाइनल नहीं होता है मुझे कोई वैल्यू, क्योंकि मैं एज ए गवर्नमेंट ये प्रोफेशनल, मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कोई जजमेंट देना ठीक नहीं रहेगा। अदरवाइज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है एंड आगे जाके भारत में अभी आप जैसे कह रहे हैं कि 36% इसका जो मार्केट शेयर है ये आगे जाके कहीं ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये कहीं ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट विथ अनसर्टेनिटी रिस्क भी है। ये जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट उसका के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन बना रहा है। एक्चुअली ये ओपन फील्ड है, इसमें आप जितने स्किलफुल होंगे उतना ज़्यादा आप ग्रोथ होगी, कर सकते हैं। नहीं तो कोई मांग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं, तो अभी तक हम ट्रेडिशनल मीडिया को देख रहे थे, न्यूज़पेपर, टीवी इंडस्ट्री। अब एक न्यू मीडिया का चलन है आज की डेट में, और न्यू मीडिया के लिए आपके संस्थान या फिर सरकार न्यू मीडिया के लिए किस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रही है और क्या क्या इसमें भविष्य की संभावना है? देखिए, एक समय था लोग मास मीडिया या जो जितना भी हमारा ट्रेडिशनल मीडिया जो भी कह रहे हैं, ये मीडिया ओन बाय द कॉर्पोरेट्स था। इस समय तक मीडिया उसका है। बिल्कुल। हमें अगर कुछ अपनी बातें करनी है तो उसको जाके अप्रोच करनी पड़ती थी, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। कहीं कहीं कुछ चीज़ें पेड फॉर्म में भी होता था। अभी ज़माना चेंज हो गया है। एक ऐसा सिटीजन जर्नलिज्म के नाम से ये सोशल मीडिया उभरा हुआ है जहाँ पर एवरीबॉडी फील एंड ओन फील की वो मीडिया उसका है।
ये जो ओनरशिप, जो प्राइड है लोगों के पास में आया हुआ है बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड द न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म जो आया हुआ है, इसके चलते लोगों के दिमाग में ये जो जैसे एक समय था कम्युनिटी रेडियो आने के बाद में उसी कम्युनिटी के लोगों के दिमाग में आया कि ये हमारा है, ये हमारी माउथपीस है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमें लोगों के सामने में हमें प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही लोगों को अभी किसी ट्रेडिशनल फॉर्म जैसे मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। अभी वो उस महसूस करते हैं कि ये मेरा पास अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं जो भी चाहता हूँ मैं अपने एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेसिव होते हुए माध्यम से कह सकता हूँ। जो ओनरशिप प्राइड जो आया हुआ है ना कहीं ये सिटीजन जर्नलिज्म जो कॉन्सेप्ट जो पहले पैदा हुआ, वास्तव में देखिए आप जैसे ओनरशिप प्राइड कह रहे हैं वही उसका चैलेंज भी है, क्योंकि और इसी वजह से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो न्यू मीडिया को लेकर लोगों को ट्रेन करे और प्रोफेशनल्स को नए प्रोफेशनल खड़े करे। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है। न्यू मीडिया को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं लेकिन रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि वो अनवांटेड कंटेंट की बाढ़ आई हुई है न्यू मीडिया पे, तो उसको नियंत्रित करना जरूरी है। आज के डेट में हम लोग ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है। जब कभी कोई भी नया चीज़ आता है तो प्रॉस्पेक्ट्स के साथ चैलेंजेस भी लाता है। बिल्कुल, प्रॉस्पेक्ट्स तो भरमार हैं, चैलेंजेस जो है कि इसके लिए कोई ओम्बर्समैनशिप नहीं है, कोई वॉच डॉग नहीं है उसको चेक करने के लिए कौन सा कंटेंट जानी चाहिए, कौन सा कंटेंट का फिल्टर नहीं होनी चाहिए, क्या फिल्टर करनी चाहिए, क्या नहीं फिल्टर करनी चाहिए, इसके लिए एक फिल्टर नहीं है। तो इसी को ये जो एक बड़ा चैलेंज आया हुआ है और आने में अभी जो बीते दिनों में जो इसके ज़्यादातर ऐसे कैसे कुछ एरियाज निकला हुआ है जहाँ पर ये सरकार भी महसूस किया है कि नहीं ये रेगुलेट होनी चाहिए। लेकिन एक हेल्थी डेमोक्रेसी में हम वो रेगुलेशन की बात, रेगुलेटेड बात को यूज़ ना करते हुए हम क्या कहें ना, एक क्या करें ना, एक जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चों को छोड़ तो देते हैं लेकिन ऊपर में नज़र रखते हैं कि कहीं गिर ना जाएं, कहीं चोट लग ना जाए। ऐसे सरकार इनको इस चीज़ से लोगों को बचाने के लिए और एक हेल्दी वातावरण बनाए रखने के लिए क्या कि पॉलिसी ड्राफ्टिंग कर रही है सोशल मीडिया के लिए, न्यू मीडिया के लिए। एक्ट है, टेलीविजन रेडियो के लिए गाइडलाइंस हैं, लेकिन सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस अभी भी सरकार के पास नहीं है। यही है ना, चीज़ें क्या है कि अभी उसके लिए कुछ गवर्नमेंट तो बहुत बार कोशिश किया हुआ है, लेकिन हमारी जो मीडिया हाउसेस है और कई बार 2-3-4 बार इसमें ऐसे हुआ ऑब्जेक्शंस आ गया। वो बोले कि हम सेल्फ रेगुलेटेड है, हमें कोई रेगुलेट ना करें, हम इतने संपन्न हैं कि हम अपने आप को रेगुलेट कर लें। ये जो सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो वो निकालेंगे, जो ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल बनाया है, ये जो कुछ मीडिया चैनल्स मिलते हुए वो अपने आप के लिए ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल बनाए हुए हैं, उसमें से वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कारगर नहीं है, इतना वो कारगर नहीं है। इसीलिए उसको कैसे एक अमेबल मैनर में किसी को दुखी ना करते हुए, सबको संतुष्टि करते हुए सरकार एक ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क करे ताकि हर वर्ग को किसका भी इंटरेस्ट में हानि ना हो। इसके लिए सरकार अभी आगे बढ़ रही है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। अब बहुत जल्दी ये आने वाला है एक्ट, अभी इसका ड्राफ्ट भी रेडी हो चुका है, आने वाली है। एक मेरा आखिरी प्रश्न है, आपने बात मीडिया वो मतलब सेल्फ रेगुलेशन की बात की। हम कई बार देखते हैं ये सेल्फ रेगुलेशन की जो बात है वो कुछ मीडिया संस्थानों के मालिकान और बड़े संपादकों के बीच में उसकी ताकत रह जाती है, और इसका नुकसान ये होता है कि मीडिया रिक्रूटमेंट्स में मतलब लोगों को चहेतों की भर्ती हो जाती है। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं कई बार उन्हें सही मौका नहीं मिल पाता है। तो मीडिया प्रोफेशनल्स का जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कोई पैरामीटर सरकार को सेट नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि कई बार हम देखते हैं संस्थानों में कि मालिकान अपने लोगों को सेट कर देते हैं। कई बड़े संस्थानों में ऐसा देखा जाता है कि बड़े सीईओ की पोस्ट पे जो है वो मार्केटिंग के लोग बैठ जाते हैं। जर्नलिज्म मतलब कलम क्षमता रखने वालों का डिटोरिएशन होता जा रहा है। ये जो गिरावट है वो क्यों हो रही है, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। देखिए, एक चीज़ ऐसा है ना कि ये एक वाकई एक ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है जिससे टैलेंट में कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है, और इसके चलते क्या होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को भी लो, आपको मार्केट में जाके कॉम्पीट करना है। वो ज़माना नहीं रहा कि आप इक्का दुक्का 5-6 दुकानदार हुआ करते थे। मीडिया नाउ इज़ गिवन द स्टाटस ऑफ एन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का इसको स्टाटस है। बाकी इंडस्ट्री जैसे ये भी कि प्रोडक्शन हाउस है,
ये न्यूज़ के प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोड्यूस करता है मार्केट में बेचने के लिए। बेचता भी है तो ऐसे मार्केट में बेचता है जहाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और ऐसे जैसे चीज़ें बाकी दुकानदारों में भी बेचते हैं। ये जो बेचने के लिए जो कला चाहिए, जो प्रिंसिपल्स है कि क्वालिटी प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये दो चीज़ आपके पास में हो ताकि आप सेलेबल हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये कहना चाहता हूँ कि आपने दो बातें कही, क्वालिटी प्रोडक्ट विद कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो हमेशा पहले आता है ना, कॉम्पिटिटिव प्राइस बाद में आता है। अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या सेल करेंगे? तो ये क्वालिटी को बनाने के लिए, क्योंकि ये मार्केट का ऑर्डर है और ऐसे होगा ताकि आपकी दुकान चलेगा, और उसको आप करने के लिए अगर ऐसे ही कोई अगर इलीगल मीन्स अप्लाई करते हैं जिसमें टैलेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आपकी दुकान चलेगा नहीं, आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जल्दी और देर सवेर आपको ये चीज़ को सोच लेना बना लेनी चाहिए, और मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन करना चाहिए। रीसेप एंड सेप एंड रीसेप कर लेनी चाहिए। अब आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो मार्केट फ्रेंडली आप हो नहीं पाएंगे, आपके जो प्रोडक्ट है आपके घर में ही रह जाएगा, मार्केट में बेचा जा नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो न्यू मीडिया के चैलेंजेस हैं और मीडिया मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में डॉक्टर पानी की जो सुझाव है, जो सलाह है, हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगे, और खासतौर पर युवा दर्शकों के। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर महेंद्र पानी का, और उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरह से हमारे स्टूडियो में आए, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से हमारा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।